हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। ओके, जैसा कि आपने डिमांड किया था लाइफ प्रोसेस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, इसलिए मैं आज लाइफ प्रोसेस चैप्टर को लेके आया हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेटा कि अगर आपने ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ा और समझा तो आप इससे आने वाले कोई भी सवाल को ईजिली कर पाएंगे और आप डेफिनेटली कहीं नहीं फंसने वाले हैं। और ये टॉपिक आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा बेटा। वैसे सॉरी फॉर नॉट कमिंग इन द वीडियो टुडे, बिकॉज मेरी तबीयत लगभग 3 से 4 दिन से काफ़ी ख़राब है। सो मैं आज वीडियो में ना आ पाने के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, और फॉर माई वॉइस क्वालिटी ऑल्सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ लिविंग एंड नॉन लिविंग। कौन लिविंग है, कौन नॉन लिविंग है, और कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। ओके, तो होता क्या है बेटा कि अगर हम ध्यान से समझने या देखने का प्रयास करें तो हर लिविंग चीज क्या करती है? मूव करती है। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? मूव नहीं करती हैं। तो भाई हम मूव करते हैं, हर एनिमल मूव करता है, सब मूव कर रहे हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स जैसे टेबल, चेयर, वो मूव नहीं कर रहे हैं। ओके, लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स कहाँ मूव कर रहे हैं भाई? सर प्लांट्स तो मूव नहीं करते हैं। बट बेटा प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने होते हैं? सेल से। ओके, जैसे कोई घर किससे मिलके बना होता है? ब्रिक से मिलके बना होता है। उसी तरह जो हमारी बॉडी होती है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल्स। यानी डिफरेंट सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ओके, यानी हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी होती है। अब इन सेल्स के अंदर भी मूवमेंट होती रहती है, तो इसे कहते हैं इंट्रासेल्युलर मूवमेंट। इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं बेटा, इनमें भी मूवमेंट होती है, बट वो हमको विजिबल नहीं होती है, यानी वो इंट्रासेल्युलर मूवमेंट होती है। ओके, सो इनकी भी मूवमेंट हो रही होती है। सेल्स हमेशा अलाइव तो नहीं रह सकती बेटा, इनका भी जॉब है। ये काम काम करते करते एक समय है आएगा कि एग्जॉस्ट हो जाएंगी। तो जब ये एग्जॉस्ट हो जाएंगी तो इनको भी रिमूव करना पड़ेगा। इनको रिमूव करने के साथ नई सेल्स को बनाना पड़ेगा, उसकी जगह रिप्लेस करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा। सो ये सब प्रोसेसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और साथ में जो रॉ मटेरियल रिक्वायर है हमारी बॉडी की सर्वाइवल के लिए, वो भी हमारी बॉडी में पहुंचा रहा है। तो ये जो प्रोसेसेस है, दोज प्रोसेसेस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, वो प्रोसेसेस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ओके बेटा, अब बेटा हमारी बॉडी मेनली जो है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल से बनी है, तो जो रिसोर्सेज हैं वो भी तो कार्बन बेस्ड होने चाहिए। वो चीज़ें जो कार्बन बेस्ड होती हैं वही हमारे लिए रॉ मटेरियल का काम मेनली करती हैं। हमारी बॉडी के सेलुलर लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन होते हैं कॉमनली वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं, जिसके लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत हमें पड़ती है। हमने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को तो देख लिया, लेकिन एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कोई स्पेशल ऑर्गन की ज़रूरत उसको नहीं होगी भाई, सब कुछ उसके बॉडी के सरफेस से हो जाएगा। मान लीजिए उसको कुछ निकालना है तो इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में अपनी बॉडी के थ्रू वो निकाल सकता है, या कुछ लेना है तो एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, क्योंकि भाई वो एक सिंगल सेल का बना हुआ है। ओके, वो सब कुछ अपनी बॉडी से ही करता है। बट जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोग, कोई और एनिमल्स, प्लांट्स, ओके, इनको तो भाई स्पेशल ऑर्गन की जरूरत होगी ना। ना हमको क्या है, फूड चाहिए भाई, न्यूट्रिशन चाहिए। अभी उस न्यूट्रिशन करने के बाद इसको फूड को ब्रेक भी करना है, यानी हमको रेस्पिरेशन भी चाहिए। फिर जो फूड ब्रेक करने के बाद रॉ मटेरियल मिला, एनर्जी मिली, उसको सर्कुलेट भी करना है, उसका सर्कुलेशन करना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है। ओके ना, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसका एक्सक्रीशन भी करना है, उसको हमें अपनी बॉडी से निकालना भी है। तो ये प्रोसेस, ये जो 4 प्रोसेस आपने देखे जो हमारी बॉडी की सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ये हमारे लाइफ प्रोसेसेस है। ना चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लाइफ प्रोसेस को, दैट इज न्यूट्रिशन। ओके, अब न्यूट्रिशन क्या है? मैंने आपको जैसा कि बताया कि हमारी बॉडी भाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसको उसको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, ओके, ग्रोथ करने के लिए। ओके, साथ में मेटाबॉलिज्म यानी जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उसको परफॉर्म करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग इट फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम खाना ले रहे हैं, खा रहे हैं, ओके, साथ में उसका यूज कर रहे हैं ग्रोथ के लिए अपनी,
मेटाबॉलिज्म यानी जो डिफरेंट प्रोसेसेस है उनको परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, और अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। नाउ न्यूट्रिशन दो टाइप्स का होता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। जैसा कि नाम में ही ऑटो है, ऑटो मीन्स स्वतः, खुद, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि खुद का खाना खुद ही बना लेते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। जैसे कि प्लांट्स और बैक्टीरिया, मीन्स प्लांट्स एंड बैक्टीरिया मेक्स फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ओके, नाउ हेट्रोट्रॉप्स कौन होते हैं? दोज हु कैन नॉट मेक देयर फूड, ये इंडिपेंडेंटली अपना फूड नहीं बना पाते हैं एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। सो हमने जैसे कि देखा कि ऑटोट्रॉपिक में सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल के थ्रू भाई खाना बना रहे थे, लेकिन ये अगर दूसरों पे डिपेंड करेंगे तो ये तो भाई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को खाएंगे ना। तो एक जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को खाएंगे तो इनको उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए बायो कैटलिस्ट का यूज करते हैं, उनको क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। नाउ हेट्रोट्रॉप्स का एग्जांपल क्या हो गया? एनिमल्स एंड फंगाई। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कैसे ये होता है। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे सामने एक प्लांट का फिगर दिया गया है। ओके, सो प्लांट्स आर मेकिंग देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस नेम्ड फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस होता कैसे है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड बना क्या रहे? C6H12O6 that is glucose or carbohydrate, and they are releasing oxygen as well, that is really important for our survival। हर एनिमल्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? इन्हीं प्लांट्स के थ्रू आती है। सो अब हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो होता है ये कहाँ से मिलता है? ये भाई कहाँ से आया? अब इसको समझने के लिए हम देखते हैं इस डायग्राम को। इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि जो वाटर है हमारे रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है ना। ये रूट से एब्जॉर्ब करने के बाद कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है? लीव्स पे। अब ये लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब। कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए समझिए कि कुछ ट्यूब्स होती हैं जिनके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। ओके, नाउ जाइलम की मदद से जो ये वाटर एब्जॉर्ब किया है रूट्स के द्वारा, ये पहुंचाया जाता है कहां पर? लीव्स में पहुंचाया जाता है। ओके, ये पहला प्रोसेस तो हो गया भाई, हमको वाटर मिल गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है? तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हमें, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं लीव्स पे, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं हमें? स्टोमेटा। इन स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी लीव्स के अंदर आता है। अभी हम इसको समझेंगे कैसे आता है, स्टोमेटा के फिगर को हम देखेंगे तो समझेंगे, लेकिन अभी की समझ लीजिए आप कि जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर से थ्रू स्टोमेटा लीव्स के अंदर आता है। ओके, अब देखिए इसके 3 स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस के। पहला स्टेप क्या है कि जो लाइट एनर्जी, बेटा जो लाइट एनर्जी पड़ती है लीव्स के पर, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल की मदद से। क्लोरोफिल क्या है? ये ग्रीन पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल में पाया जाता है। ओके, सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये पिगमेंट क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसे ग्रीन कलर से इंडिकेट किया है, तो क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो क्या कर रहा है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। नाउ ये जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है ये केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ओके, अब लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब की क्लोरोफिल के द्वारा की गई, ये किसमें? केमिकल एनर्जी में चेंज हो गई, और ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर करती है, यानी जो वाटर आया था उसका ब्रेक डाउन करती है। नाउ ये जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर करती है, यानी वाटर को ब्रेक डाउन करती है इन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयंस। नाउ ये जो ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन है वो रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने समझा कि जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वाटर से मिलती है बेटा। तो हम लोग की जो गलत फहमी है, हमको बार बार बोल देते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके ऑक्सीजन में बदला जाता है, जो कि ऐसा होता नहीं है। तो कहाँ से मिलता है ये ऑक्सीजन? ये मिलता है वाटर के थ्रू। तो वाटर की जो फोटोलिसिस होती है उससे वाटर से क्या ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, साथ में हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस होते हैं। ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ये फर्दर जाते हैं CO2 से कंबाइन करते हैं, उसका रिडक्शन करते हैं और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ओके, तो CO2 से क्या बना? ग्लूकोज बना। फिर से हम तीनों स्टेप देखते हैं। लाइट एनर्जी कहां से एब्जॉर्ब हुई? क्लोरोफिल की मदद से एब्जॉर्ब हुई। फिर ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई किसमें? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। जो केमिकल एनर्जी है उसने क्या किया? फोटोलिसिस ऑफ वाटर किया, यानी वाटर को ब्रेक डाउन किया।
वाटर से जो ब्रेक डाउन करने के बाद ऑक्सीजन निकली वो तो भाई एटमॉस्फेयर में निकल गई, लेकिन जो हाइड्रोजन आयंस निकले उन्होंने कंबाइन किया CO2 के साथ और ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाया। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप समझ गए ना। और हमको वाटर कहां से मिला था? रूट से मिला था। कहां से? रूट से मिला था। और किसकी हेल्प से ट्रांसपोर्ट हुआ था? जाइलम की मदद से। ओके, और हमको कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिली थी? स्टोमेटा के थ्रू मिली थी। कहां से? एटमॉस्फेयर से। अब जो ग्लूकोज बनता है बेटा वो भी ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट्स में इन प्लांट्स के। वो किसकी मदद से होता है? फ्लोएम की मदद से होता है। वो भी हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप समझिए कि जाइलम की मदद से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम की मदद से जो हमारा फूड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ओके, कि हमारे पास सामने दो फिगर्स दिए गए हैं स्टोमेटा के, तो हम देखेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, और जो एक्सेस वाटर भी हमने देखा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जो एक्सेस वाटर है वो भी कैसे रिमूव होता है। ओके, और कैसे ये स्टोमेटल पोर जो है ये ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, और इसको कंट्रोल कौन करता है। तो जो बेटा स्टोमेटल पोर है हम देख पा रहे हैं कि वो दो गार्ड सेल्स उसके सराउंडिंग में उसे गार्ड कर रही हैं। जैसे कि एक दरवाजे के अगल बगल गार्ड्स बैठते हैं ना, उसी तरह दो गार्ड बैठे होते हैं, यानी गार्ड सेल्स बैठी होती हैं किसमें? स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने के लिए। होता क्या है कि बेटा देखिए इसमें एक वैक्यूल पैरा है। वैक्यूल मींस स्पेसेस होती हैं। इसमें क्या होता है कि जब वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, पहले केस में देख रहे हैं आप, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, जैसे वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है इन गार्ड सेल्स के द्वारा, ये स्वेल कर जाती हैं, ये फूल जाती हैं, और जैसे ये फूलती हैं ये स्टोमेटल पोर को ओपन कर जाती है। अब देखा होगा आपने कि भैया हमको एंट्री नहीं मिल रही, भैया गार्ड भाई थोड़ा सा पैसे ले लो, हमको एंट्री दे दो। ओके, तो सिंपली लॉजिक क्या है कि गार्ड सेल्स पे जैसे वाटर जाता है ये स्वेल कर जाती है और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। सेकेंड केस में आप देख पा रहे हैं कि वाटर जो है हमारी गार्ड सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया था वो रिलीज हो रहा है, वो निकल जा रहा है, जिसके कारण ये श्रिंक कर जा रही है, और जैसे ही श्रिंक करती है तो क्या होता है कि जो स्टोमेटल पोर होता है ये क्लोज हो जाता है। ओके, सो स्टोमेटा इज रियली इंपॉर्टेंट। जब ये ओपन रहता है तो कार्बन डाइऑक्साइड आ सकती है, ऑक्सीजन रिलीज हो सकती है, साथ में जो एक्सेस वाटर है वो भी रिलीज होता है, और जब ये क्लोज होता है तो ये सब प्रोसेसेस बंद हो जाते हैं। बेटा हम क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स अगर ऑब्जर्व करें तो हम देख पा रहे हैं जो मिड रिब है या जो वेन्स है उनमें हम दो पार्ट देख पा रहे होंगे, एक है जाइलम, एक है फ्लोएम। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जाइलम क्या करता है? जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट या जो फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है। ओके, अब नीचे के सरफेस से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्टोमेटा भी दिखेगा। ओके, और ये गार्ड सेल्स के द्वारा गार्ड किया जा रहा है। ओके, सो ये क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स भी है, बहुत इजी है इसको समझना। इसमें देख पाएंगे आप ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जा रहे हैं, और नीचे के सरफेस पे स्टोमेटा पाए जा रहे हैं जो कि गार्ड सेल्स के द्वारा गार्ड किए जा रहे हैं, और साथ में जो मिड रिब है या जो वेन्स है उसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जा रहे हैं जो कि वस्कुलर बंडल्स है, और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और फूड में हेल्प करते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लाइफ प्रोसेस के। देखिए जो मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है बेटा वो होती है क्लोरोप्लास्ट। ओके, जिसमें वो क्लोरोफिल पाया जाता था। क्लोरोफिल क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है ना। ओके, और ये क्लोरोफिल बेटा लीफ में भी पाया जाता है और कुछ स्टेम्स में भी पाया जाता है। तो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि क्लोरोफिल कहां पाया जाता है तो आपका आंसर लीफ और स्टेम बोथ होगा। ओके, नाउ फोटोसिंथेसिस बेटा क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी बोथ इन्वॉल्व होती हैं, इसे इसलिए हम फोटोकेमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं। ओके, अब हमने देखा था कि रूट से प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। ओके, अब वो एब्जॉर्ब जो वाटर करते हैं उस जाइलम की मदद से रूट से लीफ या एरियल पार्ट्स में, ऊपरी पार्ट्स में पहुंचाते हैं। बट वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स में वाटर को, उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। वैसे आपको आगे की क्लासेस में ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ाया जाएगा, बट अभी के लिए आप ये जान के चलिए कि रूट्स के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है जिस प्रोसेस के द्वारा, उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। आपको पता है कि जब ये वाटर पहुंचता है लीव्स में तो कुछ वाटर तो यूटिलाइज हो जाता है, लेकिन कुछ एक्सेस जो वाटर होता है बेटा वो स्टोमेटा के थ्रू या एरियल पार्ट्स जो होते हैं वो उसके थ्रू निकाल दिया जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। यानी द प्लांट गेट्स रिड ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। बेटा क्या कहते हैं इसे? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ओके, अब भाई देखो वाटर तो एक्सेस निकाल दिया गया, लेकिन वेस्ट मटेरियल भी तो बनेगा भाई, कुछ वेस्ट मटेरियल बनता है। उस वेस्ट मटेरियल को प्लांट्स कैसे निकालते हैं? तो वो अपनी लीव्स शेड कर देते हैं,
और कुछ वेस्ट मटेरियल वो बार्क जो होती है स्टेम्स की उसके थ्रू या कुछ फ्रूट्स के थ्रू भी निकालते हैं, बट मेनली येलोइंग एंड शेडिंग ऑफ लीव्स। ओके, नाउ हमको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बना। नाउ जो ये ग्लूकोज बना बेटा, ये हर पार्ट में जाना जरूरी है ना? क्या ये सिर्फ उसी जगह पे यूज हो जाएगा जहां बनेगा? नहीं, इसका यूज तो हर जगह होगा ना। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर सेल को है। सो ये ट्रांसपोर्टेशन इसका ग्लूकोज का कैसे होगा? मैंने आपको बताया था कि ये फ्लोएम के थ्रू होता है। ओके, सो ग्लूकोज जो बनता है, जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, वो डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसफर किया जाता है फ्लोएम के थ्रू, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ओके बेटा, नाउ लास्ट पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट्स में बनता है वो स्टोर किस फॉर्म में होता है? वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। ओके बेटा, नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करूंगा, बट इट विल नॉट बी राइट, बिकॉज आप अपने आप अगर नहीं करने का प्रयास करेंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे बेटा। तो आप एक बार वीडियो देखिए और इन क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करिए। ओके, और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच बेटा। सो सॉरी, इस बार मैं बोर्ड पे आके नहीं पढ़ा पाया। नेक्स्ट टाइम मैं बोर्ड पे जरूर आऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा बेटा। और किसी भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। प्लीज जितना इस वीडियो को फैलाइए उतना ही अच्छा है, और भी बच्चों का फायदा हो। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा बेटा। थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।